नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धुरीना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज की क्लासेस। वॉइस क्वालिटी वगैरह स्क्रीन वगैरह साफ चल रही होगी साथियों। एक बार ओके का कमेंट कर दे में, ताकि अपन क्लास को कंटिन्यू करें। जो साथी लाइव जुड़ पा रहे हैं वो ओके का कमेंट करें, ताकि अपन इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके, हरिकृष्ण जी सर का ओके आ गया, थैंक यू। रमेश का भी ओके आ गया, ओके ओके। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बताइएगा साथियों, कल की इस क्लास में अपन किस टॉपिक को पढ़ रहे थे? बताइएगा फटाफट। कल किस टॉपिक को अपन डिस्कस यहां कर रहे थे? कल अपन बात कर रहे थे भर्ती के स्रोतों के बारे में। भर्ती के स्रोत कौन से हैं, उस संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। अपन ने भर्ती के आंतरिक स्रोतों को पढ़ लिया। आज की क्लास में अपन बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे? भर्ती के जो बाह्य स्रोत हैं, उन स्रोतों के संदर्भ में अपन बात करेंगे कि भर्ती के कौन कौन से बाह्य स्रोत हैं। उन स्रोतों के ऊपर अपन बातें करें। चलिए स्टार्ट करते हैं साहब। भर्ती के बाह्य स्रोत। भर्ती के बाह्य स्रोतों के ऊपर अपन बात करें तो भर्ती के बाह्य स्रोत कौन कौन से हैं? भर्ती के बाह्य स्रोत वो स्रोत होते हैं जहां हम भर्ती करते हैं संस्था के बाहर से। देखिएगा, कल अपने संस्था के आंतरिक स्रोतों की बात की थी। आंतरिक स्रोतों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो कर्मचारी मिलते हैं वो एक तो विश्वासी होते हैं, आपके द्वारा उनका काम परखा हुआ होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो कर्मचारी आप नियुक्त करते हो उन कर्मचारियों के संदर्भ में सबसे बड़ी बात क्या है कि और कर्मचारी भी इस काम को देख करके प्रेरित होते हैं। लेकिन हर बार आप सिर्फ आंतरिक स्रोतों से भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते, आपको बाह्य भर्ती स्रोतों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो बाह्य भर्ती स्रोतों में कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहले नंबर एक पर अपन बात करते हैं आकस्मिक। कौन सा स्रोत हो गया? आकस्मिक या सीधी भर्ती। जिसमें किसी का कोई मोल तोल नहीं होता, डायरेक्ट आप पद निकालते हो, डायरेक्ट आवेदन आते हैं, आवेदनों में से आप सेलेक्ट करते हो। दूसरा, सरकारी या निजी रोजगार कार्यालय इंपॉर्टेंट है। सरकारी या निजी रोजगार कार्यालय। सरकारी या निजी रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों का तो पंजीयन होता ही होता है, प्लस ये कंपनियां हैं वो इनसे संपर्क करती है, बेरोजगारों की जो लिस्ट है वो प्राप्त करती है और अपने सुटेबल जो उनके लिए योग्य कर्मचारी होगा उस कर्मचारी का वो क्या करती हैं? चयन करती। 3 नंबर पर इसमें आता है वो है कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा। देखिएगा, ये संबंधित तो आंतरिक स्रोत से हैं लेकिन आंतरिक स्रोत नहीं है। ऐसी चीजें ही पेपर में मार्क दिलाने में सहायक हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें चक्कर में डालने वाली चीजें यही है। क्या है? कार्यरत कार्यरत कर्मचारी की
अनुशंसा। कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा का मतलब क्या हो गया? कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा से तात्पर्य हो गया आपके यहां कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, आपके यहां कोई कर्मचारी जुड़ा हुआ है और वो कर्मचारी किसी व्यक्ति की अनुशंसा करता है कि ये व्यक्ति मेरा जानकार है, इस व्यक्ति को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, ये हमारे यहां इस काम के लिए योग्य साबित होगा। तो इस प्रकार की अनुशंसा पर भी हम कर्मचारी की नियुक्ति संस्था में कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने इसमें शामिल करते हैं। अगला नंबर 4 पर अपन शामिल करेंगे। इसके अंतर्गत वो है अपने पास पेशेवर शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक संस्थाएं। पेशेवर या शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा। देखिएगा, कॉलेजेस होती हैं, स्कूल्स होती हैं, उन स्कूल्स और कॉलेजेस में कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं। जैसे फाइनल ईयर में कोई स्टूडेंट है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो कंपनियां वहां जाएगी, उन बच्चों की इंटरव्यू लेगी। जो बच्चा उन्हें ऐसा लगे कि ये हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उस कंपनी को वो वहीं से हायर कर लेते हैं। उनके सामने बड़े बड़े ऑफर रखते हैं कि हम आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हायर कर रहे हैं, जिसमें आपकी सैलरी का पैकेज ये रहने वाला है। तो वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हो गया? पेशेवर या शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में उस कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेते हैं। नंबर 5 के अंतर्गत अपन क्या शामिल करते हैं? देखिएगा, नंबर 5 में अपने पास है वो है श्रम संघ, लेबर यूनियंस। श्रम संघ से भी अपन संपर्क करते हैं। नंबर 6, बाहरी विज्ञापन या विज्ञापन इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन में अपन अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। कुछ पब्लिश यानी प्रकाशित विज्ञापन होते हैं जिनका संबंध अखबारों से है। वर्गीकृत विज्ञापन के प्रकार की बात कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप कर्मचारी के लिए एक विज्ञप्ति निकालते हो, जिसके आधार पर जो योग्य व्यक्ति होगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी ईमेल आईडी पर या आपको संपर्क करेगा, वो किसी न किसी माध्यम से। उसके आधार पर आप सही कैंडिडेट का क्या करते हो? चयन करते हो। तो नेक्स्ट कौन सा है? विज्ञापन। नंबर 7 की मैं बात करूं, नंबर 7 अपने पास इसके संदर्भ में है वो है जोबर व ठेकेदार। जोबर यानी जो जॉब पहले से दे रखा है, जोबर व ठेकेदार। देखिएगा, जोबर व ठेकेदार जो मजदूर उपलब्ध करवाते हैं वो सामान्यतः अस्थायी होते हैं या जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, इस टाइप के मजदूर होते हैं। आपको 15 दिन, 10 दिन, महीने भर के लिए कुछ ऐसे लेबर की आवश्यकता हो गई जो कि आपको सही मायने में काम करके दे, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तो आप किससे संपर्क करोगे? ठेकेदार से या जोबर से संपर्क करोगे कि हमें ये कर्मचारी उपलब्ध करवाए। वो भी आपको उपलब्ध करवा के दे सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वेब प्रसारण। आज का आधुनिक माध्यम है कर्मचारियों की तलाश का। एक आधुनिक माध्यम क्या है? वेब प्रसारण। वेब प्रसारण। क्लियर है? नंबर 9 के अंतर्गत अपन रखेंगे इसमें, वो रखेंगे किसको? अंशकालीन व पूर्णकालीन भूतपूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति। अंशकालीन, अंशकालीन व पूर्णकालीन, अंशकालीन व पूर्णकालीन भूतपूर्व, अंशकालीन व पूर्णकालीन भूतपूर्व कर्मचारियों की
नियुक्ति। देखिएगा, एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था जब हम आंतरिक भर्ती के स्रोतों की बात कर रहे थे। वहां हम ऐसे कर्मचारी का कार्यकाल बढ़ाते हैं जो कि जल्द ही रिटायरमेंट होने वाला है, वो अभी तक रिटायर हुआ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो संस्था का हिस्सा नहीं रहता, वो संस्था के बाह्य स्रोतों में शामिल हो जाता है। बात यहां फर्क समझिएगा। अगर बात ये कही जाए आपसे कि एक कार्यरत कर्मचारी जो अगले 2 दिनों में या 2 महीनों में रिटायर होने वाला है, आपने उसके कार्यकाल को बढ़ाया, ये किस प्रकार का भर्ती का स्रोत है? आंतरिक। एक कर्मचारी जो 2 महीने पहले ही रिटायर हो चुका है, उसने रिटायरमेंट ले लिया है, उस कर्मचारी को आपने कार्य पर वापस नियुक्त किया, उस संदर्भ में वो हमारे लिए किस प्रकार का सोर्स होगा? वो होगा अपनी संस्था के लिए बाह्य भर्ती का स्रोत। अंशकालीन व पूर्णकालीन भूतपूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति, कई बार रिटायर्ड कर्मचारियों को आप संस्था में वापस बुला लेते हो उनकी योग्यता, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए। तो वो कौन सा है? वो आपका आउटसोर्स है। किससे रिलेटेड है? भर्ती से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। क्लियर है? ये 9 सोर्सेज अपने देखे। 10 नंबर सोर्स की मैं अगर बात करूं तो नंबर 10 पर अपन बात करेंगे। नंबर 10 पर अपन बात करने वाले हैं, वो किस कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं? कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति। कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति, कई बार कोई कर्मचारी जो अपनी संस्था के संदर्भित था, उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है या वो काम करने में अब सक्षम नहीं होता, तो उसके घर से कोई काम करने में सक्षम व्यक्ति है, उसे हम अपनी संस्था में नियुक्ति देते हैं, वो भी आउटसोर्स है, यानी उसी का बेस्ड है। तो इसको बोलते हैं कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति। कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति। नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। ये ऐसा शब्द है जो कंफ्यूजन पैदा करता है आंतरिक और बाह्य स्रोतों में। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रतिनियुक्ति है। प्रतिनियुक्ति का मतलब हो गया हम किसी अन्य संस्था से, ध्यान दीजिएगा, हम किसी अन्य संस्था से कर्मचारी को कुछ समय के लिए अपने यहां बुला रहे हैं, प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। ये बाह्य स्रोत है। इसकी जगह आंतरिक स्रोतों में एक तो अपने शब्द काम में लिया था उधारी सेवाएं। उधार सेवाओं का संबंध किसके साथ था प्यारे साथियों? उधार सेवाओं का संबंध था एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा हो, या संस्था की कोई नई इकाई खोली गई हो, संस्था की कोई नई ब्रांच ओपन हुई हो, उस नई ब्रांच के लिए हमने किसी कर्मचारी को, अनुभवी कर्मचारी को उस ब्रांच में कुछ समय के लिए भेजा हो, उसे उधारी सेवा बोलेंगे। वो आंतरिक सोर्स है। जबकि डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति है, ये बाह्य सोर्स है, क्योंकि हम दूसरी संस्था से कर्मचारी उधारे लेते हैं। प्रतिनियुक्ति, तो ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को मोस्ट लगा लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनेंगे। और नेक्स्ट अपन लेते हैं, वो लेते हैं प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट। इतने सोर्स हैं, वो भर्ती के बाह्य सोर्सों में काउंट होते हैं। तो एक बार फटाफट मेरे साथ इन सारे सोर्सों को रिपीट कीजिएगा, ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में यूं की यूं छप जाए। सबसे पहले भर्ती के बाह्य सोर्स वो सोर्स हैं जिनमें हम रिक्वायरमेंट, भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए, चयन के लिए व्यक्तियों को तलाशते हैं संस्था से बाहर। सबसे पहले आकस्मिक या सीधी भर्ती के संदर्भ में सरकारी या निजी रोजगार कार्यालय से अपन इसको मतलब भर्ती के लिए कैंडिडेट तलाशते हैं। कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा, पहले से व्यक्ति अपनी संस्था में काम कर रहा है, उसकी अनुशंसा पर किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करना। पेशेवर शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्था, कॉलेज, स्कूल्स, स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मतलब स्पेशली एजुकेशन देते हैं, प्रोफेशनल,
वहां से हम कैंडिडेट को तलाश करते हैं, उनको ऑफर देकर के अपनी संस्था से जोड़ते हैं। श्रम संघ, विज्ञापन, जॉबर या ठेकेदार, वेब प्रसारण, ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं। अंशकालीन या पूर्णकालीन जो भूतपूर्व कर्मचारी है उनकी नियुक्ति, कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और प्रतीक्षा सूची। देखिएगा 1 मिनट के लिए सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को अपन एक साथ कवर करते हैं। क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ ली। ये टॉपिक हैं जिनको अपन ने देख लिया। ये भर्ती के कौन से सोर्स थे साथियों? ये भर्ती के सारे बाह्य सोर्सेज। ये भर्ती के सारे कौन से सोर्सेज हैं? बाह्य सोर्सेज हैं, जिनके टोटल नंबर मैंने बताए हैं 12। अब भर्ती के जो आंतरिक स्रोत अपन पढ़ चुके हैं उनके फिर मैं उनको लिख रहा हूं ताकि ये दोनों चीजें आपकी कंपेरेटिव रूप से आपको दिमाग में रहे, आपके दिमाग में वो चीजें छप जाएं। भर्ती के आंतरिक स्रोत मैंने कौन कौन से बताए थे? भर्ती के आंतरिक स्रोत, भर्ती के आंतरिक स्रोत, भर्ती के आंतरिक स्रोतों की मैं बात करूं तो भर्ती के आंतरिक स्रोतों में देखिएगा दो चीजें अपन ने पढ़ी थी। एक तो है पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब हो गया आपका क्या हुआ है? प्रमोशन। और एक है पदवंती, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिमोशन, पदावंती। तीसरा शब्द अपन ने पढ़ा था स्थानांतरण, जिसको विभाग स्थानांतरण भी बोल सकता हूं। यहां अधिकार दायित्वों में चेंज होगा, सैलरी में चेंजेस आएंगे, लेकिन ट्रांसफर में सैलरी में चेंजेस नहीं आते हैं। 3 सोर्सेज ये। चौथा सोर्सेज मैंने आपको बताया था वो है प्रशिक्षणार्थी। प्रशिक्षणार्थी का मतलब क्या है? कोई कैंडिडेट आपकी संस्था में आया हुआ है प्रशिक्षण लेने के लिए और आपने उसको नियुक्त कर दिया तो वो आपके लिए इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट इसमें अपन शामिल करते हैं, वो शामिल करेंगे आंतरिक विज्ञापन। आंतरिक विज्ञापन। नेक्स्ट उधारी सेवाएं। उधारी सेवाएं। अगले में अपन लेते हैं सेवा समय में क्या करना? वृद्धि करना। सेवा समय में क्या करना प्यारे साथियों? वृद्धि करना। नेक्स्ट अनौपचारिक खोज। देखिएगा ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अनौपचारिक खोज में पर्टिकुलर आप एक कैंडिडेट की खोज करते हो। आंतरिक विज्ञापन में आप बकायदा विज्ञापन निकालते हो जिसमें संस्था के आंतरिक कर्मचारी जो विभिन्न पदों पर अलग अलग जगह नियुक्त हैं वो स्पेशल पद के लिए आवेदन करते हैं। ये इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। उधारी सेवाएं एक विभाग का कर्मचारी या एक संस्था ब्रांच का कर्मचारी एक नई ब्रांच के लिए अपनी कुछ समय के लिए सेवाएं देता है, वो उधारी सेवाओं में आएगा। स्थानांतरण समान पद, समान वेतन, समान उत्तराधिकार व समान अधिकार के साथ व्यक्ति नए पद पर जाता है या दूसरे पद पर जाता है। पदावंती का मतलब होता है कोई पद डिसमिस हो जाता है तो उससे नीचे वाले पद पर उसको नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का मतलब पद बढ़ता है तो अधिकार भी बढ़ेंगे, उत्तरदायित्व भी बढ़ेंगे और वेतन भी बढ़ेगा। ये सारे आंतरिक सोर्स थे और जिनकी चर्चा आज अपन कर रहे हैं वो कौन से सोर्स हैं साथियों? बाह्य सोर्स हैं। तो बाह्य सोर्सेज में
बाह्य सोर्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। दो दो लाइनें प्रत्येक कॉन्सेप्ट के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आकस्मिक भर्ती के संदर्भ में। आकस्मिक भर्ती में बोल सकता हूं या जिसको प्रत्यक्ष भर्ती के संदर्भ में बोल सकता हूं। नंबर एक, आकस्मिक प्रत्यक्ष भर्ती। देखिएगा ये भर्ती का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप बकायदा कर्मचारियों से आवेदन लेकर के प्रत्यक्ष रूप से उसका मतलब बायोडाटा प्राप्त करते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो, उसके बेस पर उसे पद विशेष पर क्या मिलती है, नियुक्ति मिलती है। यानी संस्था प्रत्यक्ष रूप से आवेदकों संस्था प्रत्यक्ष रूप से आवेदकों से आवेदन प्राप्त करके आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की भर्ती लेती। कर्मचारियों की क्या लेती है, भर्ती। डायरेक्ट चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न इसका नहीं बन रहा। दूसरा है सरकारी व निजी रोजगार कार्यालय, तो इससे तो कुछ पता पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दो लाइनें अपन लिख लेते हैं। नंबर दो, सरकारी या निजी रोजगार कार्यालय। सरकारी या निजी रोजगार कार्यालयों का देखिएगा मतलब क्या है, कुछ गवर्नमेंट अथोराइज करती है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या राज्य स्तर पर, वहां बेरोजगार अपने डाटा उपलब्ध करवाते हैं। कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध करवाती। कंपनियों को अपनी आवश्यकता अनुसार जिन कर्मचारियों की जो जो योग्यताएं चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डाटा प्राप्त कर लेते हैं। किससे, इन संस्थाओं से डाटा प्राप्त करके उसके बेस पर वो अपनी आवश्यकता अनुसार भर्ती लेते हैं। तो वो किस पर अब काम हो गया, अभी सरकारी या निजी रोजगार कार्यालयों के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण काम है, हो जाता है। नेक्स्ट नंबर तीन, तीसरा है कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा। कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा। नंबर तीन, कार्यरत कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा। कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा से आशय क्या हो गया, अगर कोई कर्मचारी आपके यहां कार्य कर रहा है और उसने किसी व्यक्ति की किसी पद विशेष के लिए पैरवी कर दी, यानी उसने ये बता दिया, सिफारिश कर दी अपने मित्र की, अपने परिचित की, अपने रिश्तेदार की किसी पद विशेष के लिए, और आपने ये मान लिया कि ठीक है ये कर्मचारी खुद वफादार है, तो इसके द्वारा जो व्यक्ति लगाया जा रहा है वो भी क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा। इस आधार पर जो भर्ती ली जाती है
उसको अपन क्या कहते हैं, कार्यरत कर्मचारी की अनुशंसा पर ली गई भर्ती कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 4 की अपन बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट मैंने आपको इसके संदर्भ में लिखाया था, वो था विज्ञापन। विज्ञापन सबसे लोकप्रिय पद्धति यही है। विज्ञापन क्या है, सबसे लोकप्रिय पद्धतियों में से एक है। लोकप्रिय पद्धति है जिसमें जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रोजगार समाचार टेलीविजन आदि के माध्यम से विज्ञापन करके आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, टेलीविजन हो सकते हैं, आजकल मल्टीमीडिया हो गया। मल्टीमीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करके विज्ञप्ति जारी करके भर्ती ली जा सकती। देखिएगा, इसमें आपको पता है कि विज्ञापन जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। विज्ञापनों के दो प्रकार, एक तो वर्गीकृत क्लासिफाइड और एक अनक्लासिफाइड है। क्लासिफाइड विज्ञापन वो होता है जिसमें पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के विज्ञापन आते हैं। जैसे अपन अखबार में देखते हैं मैट्रिमोनियल्स के जो विज्ञापन है, शादी विवाह के जो विज्ञापन है, उसमें पर्टिकुलर एक पूरे पेज पर वही विज्ञापन आएंगे। जॉब के लिए रिक्वायरमेंट के विज्ञापन है, उस पूरे पेज पर जॉब के विज्ञापन आएंगे। तो इससे एक तो जो कंपनीज वगैरह हैं उसको कर्मचारी ढूंढने में आसानी रहती है, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त करने में क्या बनी रहती है, आसानी बनी रहती है। नेक्स्ट, नंबर 5 की अपन बात करेंगे। नंबर 5 अपने पास है, वो किस संदर्भ में है, नंबर 5 अपन बात करेंगे। नंबर 5 में अपने पास है, वो है पेशेवर या शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाएं। पेशेवर शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाएं। देखिएगा, इसमें क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस या जो पेशेवर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन इंस्टीट्यूट से कंपनियां अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को हायर करती है उनकी योग्यता एबिलिटी को परखने के बाद, और फिर उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस पर अपने यहां नियुक्त करती है। तो एक तो उनको यंग कर्मचारी मिलेंगे, अच्छे योग्यता वाले, मतलब ऐसे सृजनशीलता वाले कर्मचारी मिलेंगे जिनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो, प्लस उनको भीड़ से बचने का एक अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यानी स्कूल, अब ये स्कूल साधारण स्कूल के बजाय अपन बात कर लें प्रशिक्षण विद्यालयों, प्रशिक्षण स्कूल कॉलेजों से विशेष योग्यता वाले बालकों
विशेष योग्यता बालकों का चयन कंपनी द्वारा किया जाता है, जिससे देखिएगा बेरोजगार युवकों के क्या फायदा होता है कि वो भीड़ तंत्र से बच जाते हैं, जिससे आवेदकों को रोजगार पाने में आसानी रहती। दोनों तरफ यहां फायदा है कि संस्था को तो अच्छे कर्मचारी मिल जाएंगे, योग्य कर्मचारी मिल जाएंगे, और जो आवेदक हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि उन्हें बिना मतलब की कोई बर्डन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। आसानी से योग्य और अच्छे कर्मचारी हैं वो उनको क्या हो जाएंगे साथियों, प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट काम है वो है स्थापना एजेंसी। उसका संदर्भ भी अपन देख लेते हैं कि स्थापना एजेंसी और प्रशिक्षण संस्थाओं में क्या अंतर होता है। स्थापना एजेंसी, स्थापना एजेंसियां क्या होती हैं, एक तरीके से रोजगार कार्यालय ही होते हैं। ये क्या करती हैं कि कंपनियों और आवेदकों के बीच में एक समन्वय बैठाने का काम करते हैं। बेरोजगार युवकों के बायोडाटा अपने पास रखते हैं, इधर कर्मचारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो भी विज्ञप्तियां हैं वो अपने पास रखती हैं। इन विज्ञप्ति के आधार पर कर्मचारी की योग्यता के अकॉर्डिंग उन कर्मचारियों के क्या क्या कार्य उन्हें उपलब्ध करवाने हैं, उन सारी चीजों के डाटा ये अपने पास रखते हैं। कंपनी से ये बकायदा एक निश्चित शुल्क प्राप्त करते हैं उन्हें अच्छे कर्मचारी प्रोवाइड करवाने के लिए। इधर बेरोजगार युवकों से भी एक शुल्क प्राप्त करते हैं उन्हें अच्छे जॉब के ऑप्शन उपलब्ध करवाने के लिए। तो कहने का मतलब जो स्थापना एजेंसियां हैं इनका मूल उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस पर बेरोजगार युवकों का संपर्क हो सके अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे जॉब्स के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम कौन सी एजेंसियां करती हैं, स्थापना एजेंसियां करती हैं। तो इसके संदर्भ में लिख लीजिएगा भाई, इसको याद रखना है अपन को। इंपॉर्टेंट बात यही है, ये एक छोटा मोटा निश्चित शुल्क लेती है जिसके आधार पर दोनों को ये अच्छी सुविधा प्रदान करती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट अपने पास कौन सा है भाई, श्रम संघ का है। लेबर यूनियन है तो सीधी सी बात है लेबर यूनियन में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाली हो। श्रम संघ, श्रम संघ का संबंध सामान्यतः मैंने आपको बताया था, श्रम जो संघ है श्रम संघों का संबंध होता है वो सामान्यतः किसके संदर्भ में होता है, स्वनियोक्ता ही श्रम संघ से संपर्क में रहते हैं। इनके पास कर्मचारियों की बकायदा एक लिस्ट होती है कि कौन सा कर्मचारी अभी काम पर है, कौन सा कर्मचारी बेरोजगार है। तो वहां से पर्याप्त जितनी हमें आवश्यकता है उतने कर्मचारी अपन प्राप्त कर सकते हैं श्रम संघों के माध्यम से। नेक्स्ट अगला अपने पास है ठेकेदार या जोबर। ठेकेदार या जोबर,
देखिएगा, ठेकेदार या जोबर से कर्मचारी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की एक खास बात ये होती है कि वो कर्मचारी क्या होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, यानी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति में अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान। मैंने आपको बताया था, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, उनका संबंध ठेकेदारों के साथ है, ठेकेदारों के माध्यम से उनकी उपलब्धि अपन को हो जाती है। फिर एक वेब प्रसारण है, तो वो आधुनिक तरीका हो गया, अपन जानते हैं इंटरनेट पर, वेबसाइट पर अपन सारी जानकारी डाल देते हैं अपनी भर्ती से संबंधित। तो वेब प्रसारण, वेब प्रसारण का संबंध किसके साथ है, हम वेबसाइट बना करके, कंपनी की संस्था की एक वेबसाइट बना करके उस पर बकायदा सारी जॉब रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। वहां से जो व्यक्ति इच्छुक है वो मेल पर अपने डॉक्यूमेंट है वो अपन को सेंड कर देता है, और वहां हम अच्छे कर्मचारियों की तलाश से कर सकते हैं। तो सबसे आधुनिक तरीका इसका यही चल रहा है, वेब प्रसारण के माध्यम से अपन कर्मचारियों की तलाश से करते हैं। फिर है आंशिक या पूर्णकालिक भूतपूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति। आंशिक या पूर्णकालिक भूतपूर्व कर्मचारियों, आंशिक या पूर्णकालिक भूतपूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति। तो इसमें तो स्पष्ट है नाम से ही, इसमें संस्था क्या करती है, अपने भूतपूर्व जो कर्मचारी है उन भूतपूर्व कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारी हैं, उन भूतपूर्व कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार काम पर वापस बुला लेती। और ये ध्यान दीजिएगा, ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी संस्था से निवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनको कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए अपन वापस बुलाते हैं, तो इन्हें अपन बोलते हैं आंशिक या पूर्णकालिक भूतपूर्व कर्मचारियों की क्या करना साथियों, नियुक्ति करना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था वो है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। इसमें क्या करती है संस्था, अन्य संस्थाओं से, संस्था अन्य संस्थाओं से विशेष योग्यता वाली, कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए कार्य पर बुलाते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए कार्य पर बुलाते हैं, तथा अवधि पूर्ण होने पर
कर्मचारी वापिस अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। यही इसकी खास बात है कि कर्मचारियों को मूल संस्था में लौटना पड़ता है। कब? जबकि कार्य क्या हो जाए, पूरा हो जाए। जब कार्य समाप्त हो जाता है, कार्यावधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद कर्मचारियों को अपने मूल स्थान पर क्या करना पड़ता है? लौटना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो अपने पास क्या थी? प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची, प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया? 50 कर्मचारियों को बुला लिया भर्ती के लिए, सिलेक्शन आपने 20 का ले लिया, बचे हुए 30 कर्मचारियों को आपने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन उनको आपने लिस्टेड कर रखा है, वो आपकी लिस्ट में है। जब कभी भी इन फ्यूचर आपकी संस्था में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी निकलती है, कोई भर्ती निकलती है, तो आप उस भर्ती पर उन कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगे, कर्मचारियों को नहीं, आवेदकों को, उन आवेदकों को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि वो आपकी प्रतीक्षा सूची में शामिल है। तो ऐसे आवेदक जिनके नाम संस्था की प्रतीक्षा सूची में हो, उनको दोबारा जब मौका देती है नियुक्त होने का, तो उसे हम बोलते हैं प्रतीक्षा सूची के माध्यम से क्या करना? भर्ती करना। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो है कर्मचारी के आश्रितों को कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्त करना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। कर्मचारी की, अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या कर्मचारी कार्य करने में दक्ष नहीं रहे, या किसी भी कारणवश उस कर्मचारी के परिवारजनों को अगर आप उसकी जगह प्रतिनियुक्ति दे रहे हो, भर्ती दे रहे हो, उसे बोलेंगे कर्मचारी के आश्रितों की क्या करना? नियुक्ति करना या भर्ती करना। तो ये साथियों आज की क्लास में अपने भर्ती के बाह्य जो स्रोत थे, उन स्रोतों के संदर्भ में चर्चा की। आंतरिक स्रोतों के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया। प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये उठता है कि आपसे प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्रोत भर्ती का आंतरिक स्रोत है, या कौन सा स्रोत भर्ती का कौन सा सोर्स है? बाह्य सोर्स है। इसी बेस पर अपन को प्रश्न पूछा जाता है। तो इन चीजों को ढंग से रिवाइज कीजिएगा। कोई चीज, अगर कोई क्वेरी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा प्रश्न हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।